हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में जो हम पायलट प्लांट स्केल-अप टेक्निक्स में जनरल कंसिडरेशन में 7 पॉइंट तक पढ़ चुके थे। 8वां जो पॉइंट है हमारा जिसको हम आज समझेंगे वो है प्रोसेस इवैल्यूएशन। अब प्रोसेस इवैल्यूएशन मतलब हम जो भी फॉर्मूलेशन डिज़ाइन हमने किया है, जो प्रोसीजर जो हमने बनाया है, उसको प्रोसेस में लाकर और जो भी फॉर्मूलेशन हम कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक, उस पूरी प्रोसेस को इवैल्यूएट करना। देखिए पहले पॉइंट में जो लिखा है वो यह है कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इवैल्यूएट द प्रोसेस critically and to optimize its performance based on that evaluation। जो भी परफॉर्मेंस है प्रोसेस का उसको ऑप्टिमाइज करना और इवेल्युएट करना क्रिटिकली, उस पूरी प्रोसीजर को या उस पूरी प्रोसेस को सबसे पहली स्टेप हमारी यही होती है, उसको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने से होगा क्या कि जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं या जो भी उसकी क्वालिटी है उसको हम बैच वाइज मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी फॉल्ट्स जो भी दिक्कत पूरी प्रोसेस में अगर हमें नज़र आती है तो हम उसको कम कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर कर बेटर क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन is to confirm that the selected manufacturing procedure assures the quality of the product at various critical stages in the process and in the finished form। प्रोसेस वैलिडेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो ये कंफर्म करता है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होता है, वो ये कंफर्मेशन देता है कि जो भी प्रोसीजर हमने सेलेक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वह प्रोसीजर जो है इतनी एश्योरिटी देता है कि जो भी प्रोडक्ट हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्टेजेस पे इन प्रोसेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी और बेहतर हो, और फाइनली जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो भी डेवलप होगा वो अच्छी क्वालिटी का और कंफर्म्ड वैलिडेट प्रोसेस के थ्रू किया हुआ हो। थर्ड पॉइंट इज this is accomplished by monitoring the within batch variation of measurable parameters such as content uniformity, moisture content, and compressibility. This data indicate where the process is performing as intended and where problem areas may be found। देखो समझो इसको, किसी भी कंपनी में हर एक घंटे जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट है, उसमें हमें क्या करना होता है क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कि हर एक घंटे में एक वो उनकी जो पाइप्स हैं, टैबलेट जहाँ से पंच होकर आगे फ्लो होती है वहाँ से हमें रैंडमली हर एक घंटे में उन्हें पिक करना होता है। जैसे 15 टैबलेट 10 टैबलेट या 20 टैबलेट का जो है एक हमें छोटा सा सैम्पलिंग उठानी पड़ती है रैंडमली, और उसको मेजर्स करने होते हैं उसके पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स मेज़र करने होते हैं हमें, जैसे कि आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हुआ, मॉइस्चर कंटेंट हुआ, हार्डनेस टेस्ट हुआ, फ्रायबिलिटी हुआ, हाँ, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये सब हमें हर एक एक घंटे में बैच वाइज विद इन अ बैच वेरिएशन मेजर्स करने होते हैं। कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, कुछ भी वेरिएशन आता है अगर आपके डाटा में, तो कुछ ना कुछ आपकी प्रोसेस में फॉल्ट है। इसलिए हमें ये सब चीज़ें इवेल्युएट करनी होती है। यदि कोई फॉल्ट नज़र आता है हमें विद इन बैच विद इन प्रोसेस, हर टाइम इंटरवल के दौरान यदि कोई अ, आपके वेरिएशन उसमें डाटा में आते हैं तो वो प्रॉब्लम है इजीली डिटेक्ट हो जाएगी पायलट प्लांट यूनिट में ही, ताकि इस तरह की संभावना लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट में ना आए। इसलिए हम लोग जो है प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं पायलट प्लांट में, क्योंकि अल्टीमेटली हम बना तो नया ही प्रोडक्ट रहे हैं। तो उसकी लॉन्चिंग के पहले अगर कुछ किसी भी तरह का वेरिएशन आता है डाटा में, कौन से डाटा में, ये पैरामीटर्स को इवेल्युएट करने में, कौन कौन से पैरामीटर्स, जो कि आपके फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं, किसके किसके बिहाफ में, फॉर्मूलेशन के बिहाफ में, उस प्रोसीजर के बिहाफ में
जैसे कि आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हुआ, मॉइस्चर कंटेंट हुआ, कंप्रेसिबिलिटी हुआ, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्लो प्रॉपर्टीज, बल्क डेंसिटी, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें वो सब बैच इन विद इन अ बैच वेरिएशन हमें देखना होता है। अगर कोई वेरिएशन नहीं आता है तो आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसकी क्वालिटी और और उसके जो डोसेस फॉर्म की जो क्वांटिटीज़ है वो बेहतरी में है, ये एश्योर हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं ये पैरामीटर्स कि हमें किन किन पैरामीटर्स को मेजर्स करना है, किन किन पैरामीटर्स को इवेल्यूएट करना है इस प्रोसीजर में या इस प्रोसेस में, जिससे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम फिनिश्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, अगर उसको हम बड़ी कंपनी के बड़े स्तर पर लॉन्च करते हैं तो कुछ जो भी डाटा हमने बनाया है उसमें किसी भी तरह का कोई फॉल्ट ना आए, कोई वेरिएशन ना आए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हर 15-20 मिनट या 1 घंटे के टाइम इंटरवल के दौरान किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट होता है वो सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो ड्रग और एक्सिपिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमें टाइम हर एक टाइम इंटरवल में इन प्रोसेस में हमें पता चलती जाएगी, और उसके जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो हम चेक करते जाएंगे। यदि किसी भी पैरामीटर में अलग अलग बैच में वेरिएशन आ रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को, उस पैरामीटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं जिन्हें हमें इवेल्युएट करना है, चेक करना है। देखिए, सबसे पहले आपका मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, फिर जो तीसरा पैरामीटर है आपका रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स, कॉमा सॉल्वेंट्स, सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग, एंड द फोर्थ पैरामीटर इज हीटिंग एंड कूलिंग रेट, filter size for liquids, screen size for solids, drying temperature and drying time, and order of mixing of components। ये जो पैरामीटर्स हैं इन्हें भी हमें मेज़र करना है। अब इनको मेज़र कैसे करेंगे? समझ लो एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर है और उसमें आपने ड्रग और एक्सिपेंट्स को मिक्सिंग करने के लिए आपने उसमें दोनों को इकट्ठा डाला है, इकट्ठा ऐड किया है। अब उस पूरे बड़े ब्लेंडर को बल्क साइज़ में जो है उसका मिक्सिंग टाइम और मिक्सिंग स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि लंप ना बने, क्लम्प्स ना बने, वो अडहेर ना हो, या फिर वो एक बड़ा मास बनकर जो है वहीं उस ब्लेंडर में कहीं सरफेस पे चिपक ना जाए। तो हमें ये सब चीज़ें, मिक्सिंग स्पीड भी, उसकी जो रोटेशन पर मिनट आरपीएम, वो किस पैरामीटर पे और कितनी नंबरिंग पे, कितने टाइम के लिए और कितनी स्पीड से उसको मिक्स करना है, ये सारे प्रोसीजर जो है हमारी प्रोसेस में इंडिकेट होना चाहिए। यह पैरामीटर भी हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम अपन बात करें तो रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस, अगर हमको लिक्विड या ग्रैन्यूल्स या सॉल्वेंट्स या सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो उसका एडिशन रेट क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोसेस को इवेलुएट करना है इन पैरामीटर्स के द्वारा। उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स, कितनी देर तक आप गर्म कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर वैक्स से आप इमल्शन बना रहे हैं, कुछ सस्पेंशन बना रहे हैं, या कोई क्रीम बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, और आपने जो है वैक्स को हीट करना है और उसको फिर जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो उसको कितनी देर तक उसको ठंडा करना है ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, वो प्रॉपर इमल्शन या प्रॉपर आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाए। तो उसका हीटिंग टाइम, कूलिंग टाइम, इनके रेट्स, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना कम क्वांटिटी का टेम्परेचर होना चाहिए, किस हिसाब से हमें उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, तो ये सब बातें भी हमें देखनी पड़ती है। अब जैसे कि लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में आप उसको फ़िल्टर करेंगे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई अदर इम्प्योरिटीज़ तो लिक्विड में, उस लिक्विड में प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें ये सब भी पैरामीटर चेक करने होते हैं। सॉलिड होता है तो स्क्रीन साइज, ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम, और उसी तरह ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ऑर्डर हमें कैसा रखना है मिक्सिंग कंपोनेंट्स का? समझ लो किसी प्रोसीजर में पहले एक्सिपेंट ऐड हो रहा है, उसके बाद ड्रग ऐड हो रही है। एक्सिपेंट में भी आपको समझ लो कि सीएमसी हुआ, बाइंडर हुआ, लुब्रिकेंट हुआ, दूसरे अदर फॉर्म के एक्सिपेंट्स हो गए जो उस टेबलेट में इनलिस्टेड है। इसके अलावा आपका जो ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक है या दो हैं या तीन हैं या मल्टीविटामिन,
मल्टी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली कोई ड्रग है, तो उसका ऑर्डर, मिक्सिंग ऑर्डर क्या है कि पहले हम ऐसी चीज़ ना डाल दें जिससे कि जो है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी दोनों ख़राब हो जाए। तो हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इंडस्ट्री बनाना और उसके पहले ये सारी प्रोसीजर्स को इवेल्युएट करना, पायलट प्लांट का स्केल अप करना, सारी बातों को समझना तो इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ें अलग-अलग काम करती है। थ्योरेटिकली तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर आप पायलट प्लांट में काम करते हैं या किसी बड़ी स्केल पर कोई बड़ी इंडस्ट्री लॉन्च करने की सोचते हैं, तो आपको प्रैक्टिकली छोटे-छोटे पैरामीटर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। समझ लीजिए आपका ऑपरेटर है, जो ये मशीनरी, जो ये इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर रहा है, प्लस फार्मासिस्ट है। अगर अब हमारी तरफ से तो हमने जो भी अब चीज़ें अप्लाई की है, लेकिन एक्चुअल में उसको भी कुछ करना, समझना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में 9th पॉइंट तक आ गए हैं जनरल कंसिडरेशन में। 9th पॉइंट क्या है जनरल कंसिडरेशन में पायलट प्लांट स्केल टेक्निक का? वो है प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब इसमें 3 बातों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। वो क्या है? वो आप ये पैराग्राफ पहले पढ़ें। द मैनर इन विच द मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शंस, द केमिकल वेट शीट, द सैम्पलिंग डायरेक्शन एंड इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस are presented is of almost importance, as is the degree to which the processing technicians understands and complies with them. The three important aspects are weight sheet, प्रोसेसिंग डायरेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब वेट शीट मतलब, देखिए इस पूरे पॉइंट को समझो आप, प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब समझ लो आपने सारे प्रोटोकॉल तैयार कर लिए और उसको बस अब जो है इन प्रोसेस में हमें लगाना है। ड्रग, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट को हमें सबसे पहले तो वेट करना होगा, तो एक वेट शीट होनी चाहिए। वेट शीट में क्या क्या होना चाहिए? उसमें ये साफ इंडिकेशन होने चाहिए कि हमें कौन से, इस वेट शीट पर ये वाली एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगी, इस वेट शीट पर ये एक्सिपिएंट रहेगा। एक्सिपिएंट में आपका जैसे सीएमसी हुआ, कोई बाइंडर हुआ, कोई दूसरा कुछ अदर मटेरियल हुआ, तो उसको कितनी अमाउंट में वेट करके रखना है और कितना स्टोरेज देना है, क्या डायरेक्शंस होने चाहिए, क्या इंडिकेशंस होने चाहिए, तो वो वेट शीट पर पहले से ही इंडिकेट होता है। सैम्पलिंग डायरेक्शन, सैम्पलिंग हमें कितना अमाउंट का सैंपल टेस्टिंग लैब में देना है, कितना सैंपल आपको एक्सिपिएंट और ड्रग का यूज़ करना है फॉर्मुलेशन के लिए, तो ये सारी डायरेक्शंस भी इंडिकेट होनी चाहिए उस मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में। उसके बाद द इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस के दौरान और पूरी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट तक वो सारी स्पेसिफिकेशंस इंडिकेट होनी चाहिए हमारे उस प्रोसीजर या उस प्रोटोकॉल में। एज इज़ द डिग्री टू विच द प्रोसेसिंग टेक्नीशियंस अंडरस्टैंड्स एंड कंपाइल्स विद दैम। अब जो टेक्नीशियन है, जो ऑपरेटर है, समझ लो आपने प्रोसीजर तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, आपके पास इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं, आपने टेस्टिंग भी अच्छी आपकी आ गई है, लेकिन जो ऑपरेटर है उसी को इन सबको हैंडल करना नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहा, तो ये आपकी सारी मेहनत गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर है और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो भी आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। प्रोसेसिंग डायरेक्शन, अगर ऑपरेटर सही है, वेट शीट पे इंडिकेशन भी सही है, लेकिन प्रोसेसिंग डायरेक्शंस आपकी सही नहीं है, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन तीनों बातों को मेनली अच्छे से पहले समझना पड़ता है। समझ लो जैसे कि आपके पास, आपने प्रोसीजर में लिखा है कि हमें किसी भी फॉर्मूलेशन में, जो भी फॉर्मूलेशन हम हमारी कंपनी में कर रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए FTIR लग रहा है या IR लग रहा है, और आपकी कंपनी में वो है ही नहीं, आपकी कंपनी में UV है, तो अब उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे? आपने प्रोसीजर में तो लिख दिया है। अच्छा अगर है तो ऑपरेटर को चलाना याद नहीं है, अगर उसको चलाना आता भी है तो उसको एनालाइज करना समझ में नहीं आता, तो हमें ये चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो जो अवेलेबिलिटी हमारी कंपनी में है,
जिस तरीके का हमारा स्टाफ है, जिस तरीके के ऑपरेटर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको भी ये प्रोसीजर को, इस प्रोटोकॉल को, इस फॉर्मूलेशन को किस तरह से प्रोसेसिंग डायरेक्शन के दौरान हमें पूरा काम करना है, इन प्रोसेस से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जितनी भी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से एनालाइज करना है, तो ये सब बातों को भी हमें इस प्रिपरेशन ऑफ मास्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स में ध्यान में रखना होता है. The next point is the weight sheet should clearly the weight sheet should clearly identify the chemicals required in a batch to prevent confusion. The names and identifying NOS for the ingredients should be used on batch records. जितनी भी क्वांटिटी का आप एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तो वो क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए उस शीट पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. और अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट का है या एक्सिपिएंट्स का है, कितने एक्सिपिएंट्स हैं, उनको एनालिस्ट करके हमें जो है वेटशीट पर वो सारा जो है डाटा इंडिकेट करना चाहिए, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो. और एक बैच वाइज रिकॉर्ड हमें तैयार करना होता है. एक लॉग बुक होती है. लॉग बुक मतलब जो भी ऑपरेटर, जो भी फार्मासिस्ट, अगर समझ लो UV IR, एफ FTIR, आपका HPLC HPDLC अगर रन कर रहा है, तो वो कितनी टाइम के लिए, कितने बजे आया लैब में, कितनी बजे उसने वो परफॉर्मेंस करी है और कितनी बजे वो लैब से बाहर गया, तो उसका एक टाइम इंटरवल भी लिखा हुआ होता है, एक डायरी होती है, उसमें उसको साइन करना होता है डेट वाइज, टाइम वाइज. उसको लॉग बुक बोलते हैं. तो ये हर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट QA/QC में होता है. इसके अलावा जो कितनी क्वांटिटी का आप जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपमेंट यूज़ कर रहे हो, उसका भी बैच रिकॉर्ड, बैच वाइज सैम्पलिंग में आपको लिखना होता है. जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड explicit. They should be written in a style that use language and terms with which the operators are familiar. अब समझ लो आपने जो भी प्रोसीजर डेवलप की है, जो भी प्रोसीजर तैयार की है, जो डायरेक्शन, स्पेसिफिकेशंस, इंडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस आपने एक लिखित नोट करके रखा है, और वो लिखित प्रोसीजर या प्रोटोकॉल आपने ऑपरेटर्स को दिया है कि आपको भैया अब जो है इस तरह से वर्क करना है इन प्रोसेस, और फाइनल प्रोडक्ट तक आपको इसको मेंटेन रखना है. ये चीज़ें आपको वैलिडेट करना है, ये चीज़ें आपको इवेल्युएट करना है. अब वो आपकी जो राइटिंग स्टाइल है, या आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है उसमें, या जो टर्मिनोलॉजीज आपने उसमें ऐड की है, अब वही ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रही है, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो वो फैमिलियर कैसे होगा आपके वर्क से? अल्टीमेटली लॉस क्या होगा? लॉस ये होगा कि आपका फिनिश प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वेरिएशन आ जाएंगे, वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा. तो हमें ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्रोसेस डायरेक्शन डिज़ाइन करना होता है जिसकी जो है भाषा और टर्मिनोलॉजी ऑपरेटर को भी समझ में आए, वो उसके द्वारा फैमिलियर हो जाए. थर्ड पॉइंट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर दैट बिकम्स अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट and takes the place of good operator training, and a library of standard operating procedures SOP invites problem. अब आपने जो प्रोटोकॉल बनाए हैं, जो प्रोसीजर बनाया है, वो बहुत सारे पन्नों का है, बहुत लेंदी लिख दिया है आपने उसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है. और यहाँ तो फिर जो ऑपरेटर है उसकी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई है. इन दोनों कंडीशन में आपकी जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वो भी इसमें एडेड हैं, और इन तीनों की वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन उस ऑपरेटर को हो रहा है कंडक्ट करने में. तो इससे होगा क्या अल्टीमेटली? ये एक तरह का न्योता हो गया प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का. तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है वो कम पेजेस में होना चाहिए, क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए, और उस ऑपरेटर को समझने में आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आपका SOP है वो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अच्छी तरह से समझ में आए, इस तरह से इंडिकेट होना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम्स कम हो, प्रॉब्लम को न्योता हम ना दें. इसके बाद जो है थर्ड पेज पर आ जाए, पेज नंबर 23.
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुड बी रिटर्न बाय द एक्चुअल ऑपरेटर। जो आदमी, जो ऑपरेटर उस मशीन को हैंडल कर रहा है, अगर जितना पॉसिबल हो सके तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो उसके साथ मिलकर, उसके साथ बैठकर, या फिर हो सके तो उसी की राइटिंग में उससे वो प्रोसीजर लिखवा ले, ताकि उसको भी समझ, उसी को समझ में आए, कम से कम उसको तो समझ में आए कि कैसे परफॉर्म करना है। सेकंड पॉइंट, वेरियस स्पेसिफिकेशंस लाइक एडिशन रेट्स, मिक्सिंग टाइम, mixing speed, heating and cooling rates, temperature, storing of the finished product, sample should be mentioned in the batch record direction। जो भी आपने लॉगबुक बनाई है, जो भी आपने डायरी बनाई है, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं बैच वाइज, उसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स के वेरिएशंस, और या फिर उनके बारे में कितने टाइम इंटरवल में आपने वो काम किया है, कितनी मिक्सिंग टाइम थी, मिक्सिंग स्पीड थी, क्या कूलिंग रेट्स था, टेम्परेचर स्टोरिंग क्या था, तो ये सब आपको उसमें लिखना होता है। समझ लो आपकी कंपनी इंसुलिन बना रही है या सीरम बना रही है, और उसमें आपको बैच वाइज जो है पैरामीटर्स चेक करने, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स चेक करने। आपने सैंपल लिया, हर एक एक घंटे में आप उस बैच में से इंसुलिन सीरम का टेम्परेचर, सॉरी, सैंपल ले रहे हो। अब इंसुलिन और सीरम का जो है 5 से 7 डिग्री के आसपास उसको टेम्परेचर में हमें रखना था। अब ये बात जो है हमने उसमें प्रोसीजर में लिखी नहीं है, और ऑपरेटर ने देखा कि उसमें जब लिखा हुआ ही नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं होता, जो लिखा हुआ है वो केवल वही फॉलो करेगा। और उसने इंसुलिन और सीरम जो है सैम्पलिंग की, और सीधा 28 से 30 डिग्री वाले टेम्परेचर पे कमरे में ले आया, और वो बाकी लैब टेस्ट कर रहा है। अब इससे होगा क्या? आपका तो जो जो भी सैंपल आपने निकाला था इंसुलिन या सीरम जो आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो तो ख़राब हो गया। अब उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी गड़बड़ आएगा। इसलिए जो भी प्रिकॉशंस, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी स्पेसिफिकेशन हमें मेंटेन रखनी है, वो हमें डाटा में लिखना है। हर बैच रिकॉर्ड में इंडिकेट साफ साफ होना चाहिए, जिससे कि ऑपरेटर को दिक्कत ना हो बातों को समझने में, क्योंकि ऑपरेटर वही करेगा जो लिखा हुआ है, इसके अलावा वो उसकी बुद्धि यूज़ नहीं करेगा। तो ये बातों को भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, द टाइम एंड मैनर इन विच इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट सैंपल्स आर टू बी टेकन फ्रॉम अ बैच and the way in which they are handled and stored should be clearly specified within the batch record। अब वो कितनी बजे आया, और वो बैच रिकॉर्ड में कैसे लिखना पड़ता है, हमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, जैसे समझ लो कि ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम, डेट, टाइम, कितनी बजे उसने सैम्पलिंग की है, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे उसने सैंपल को पिक किया है, उसके बाद वो पर्टिकुलर जगह को छोड़कर कितनी बजे वापस लैब से बाहर निकल गया है, तो वो टाइम भी इंडिकेट करना है, उसकी साइन होना चाहिए, कितने अमाउंट में सैम्पलिंग उसने उठाई है वो होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, वो जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा था इन प्रोसेस में, वो इंडिकेट होना चाहिए। और भी दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें उसमें ऐड करने होते हैं, वो बैच रिकॉर्ड में हमें इंडिकेट होना चाहिए, ऑपरेटर को भी, फार्मासिस्ट को भी। इससे क्या है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छे से बेहतर होती जाएगी। अभी तक हमने जितना भी जनरल कंसिडरेशन पढ़ा है, ये 9 पॉइंट तक हम लोग आए हैं, प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और हमारे होंगे, और उसके बाद ये आपका जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स आर गॉन फिनिश्ड। जितना भी हमने जनरल कंसिडर किया है, वो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करने के लिए एक छोटे से सिस्टम को डेवलप करके और उसको पूरा वैलिडेट और इवेल्युएट किया है। अब ये जो आपका जनरल कंसिडरेशन नेक्स्ट लेक्चर में जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग किस तरह से जनरल कंसिडर्ड करेंगे सॉलिड प्रिपरेशन के लिए, लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, या कोई अदर फॉर्मुलेशंस के लिए, तो उसके बारे में भी हम आगे यूनिट में पढ़ते जाएंगे। अभी तक अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्यूरीज हो, क्वेश्चन मन में आ रहा हो, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, वो एक कंपनी को कैसे सेटअप करना है, कैसे प्रोसेस को इन प्रोसेस में लेके आना है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक आपको लेकर आना है, कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से इवेल्यूएट करना है, किस तरह से आपको हर चीज़ को कंपनी में माल, रॉ मटेरियल को लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे हैंडल करना है, ये सारी बातों को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी, और प्रैक्टिकली वर्क करते हुए भी, और थ्योरेटिकली भी आपको समझना होता है। तो ये सारी बातों को ही
सब एक सब्जेक्ट का रूप दिया गया है और उसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। जितना आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे आपको उतना ही अच्छे से ये समझ में आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।